तो हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं सभी कोई अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग एसएसटी यानी सोशल साइंस के बारे में बेहतर तरीका से समझने वाले हैं। तो समझेंगे कि ये सोशल साइंस जो है ये क्यों जरूरी है पढ़ना। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देकर देख लो या किसी भी तरह का अगर आप एग्जाम देते होंगे तो अब तक तो मालूम चल गया होगा कि सोशल साइंस का जो है एक जो क्वेश्चन वगैरह है बहुत ज़्यादा आता है किसी भी एग्जाम में। और सोशल साइंस जो है इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि उसको पूरी तरह से पढ़ पाना संभव भी नहीं होता है। और खास कर मान के चलो कि जो ग्रुप डी वगैरह ये छोटे जॉब की जो तैयारी कर रहे हैं, समझ रहे हो ना, जैसे हमारे को ग्रुप डी छोटे जॉब कहने का मतलब कि ग्रुप डी टाइप का जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं या आपका सी टेट की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये पूरी तरह से सोशल साइंस पढ़ पाना संभव ही नहीं हो पाता। जो पीसीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो सोशल साइंस को पूरी तरह से कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, समझ रहे ना। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज की क्लास में सोशल साइंस को ग्रुप डी वालों के लिए या जितने भी छोटे एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे सिपाही वगैरह का हो गया, पुलिस का, सी टेट के एग्जाम हो गया। खासकर सी टेट में 60 क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा। सी टेट में कितने क्वेश्चन है सोशल साइंस का, तो 60 क्वेश्चन। तो उसी को ध्यान में रखकर जो सोशल साइंस को हो कोशिश करना है कि आप सभी को कम समय में उसको शॉर्टकट में, कहने का मतलब है एक मैराथन क्लास समझो कि मिनी मैराथन क्लास टाइप का चलाया जाएगा, जिसमें 3-4 दिनों में पूरे सोशल साइंस को कवर कर लिया जाएगा कि कौन कौन सा मेन टॉपिक है जो एग्जाम में आता है। और खासकर बच्चों को यही चाहिए, क्योंकि पूरी सोशल साइंस कोई नहीं पढ़ सकता है। बस यही चाहिए कि सोशल साइंस में हमें पढ़ना क्या है, उसमें मान के चलो ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ना है, क्या क्या जो टॉपिक है जो बार बार एग्जाम में आते, उनको मैं पूरी क्वेश्चन को, अगर वो पूरी क्वेश्चन के देखकर ध्यान में रखकर मैं उसी के अनुसार यहाँ पे टॉपिक वगैरह लेके आया हूँ। आज जो टॉपिक है ज्योग्राफी का है, उसी तरह हिस्ट्री का आएगा, उसी तरह पॉलिटिकल साइंस का आएगा। जो मेन टॉपिक जो जरूरी है एग्जाम व्यू से, ये खासकर जो क्लासेस सी टेट के लिए है, ग्रुप डी के लिए है, रेलवे वगैरह में जो बच्चे, या सिपाही पुलिस के लिए, उसके लिए बहुत ही काम करेगा, बहुत ज़्यादा काम करेगा। एक बार देख लो, बहुत बेहतर तरीका समझ आएगा। देखो होता क्या है, ये जितनी भी टॉपिक लिखी गई है आप कहीं से भी पढ़ सकते, किसी भी नोट से या किसी भी बुक से पढ़ लेंगे। लेकिन मेन दिक्कत क्या है, अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो कितनों बार पढ़ लो, वो आगे बढ़ते जाओ, पीछे से भूलते जाता है। हर एक बच्चा का यही परेशानी है, यही प्रॉब्लम है। हम लोग भी इसी प्रॉब्लम से इसी प्रॉब्लम को फेस करते हुए आगे बढ़े हैं लोग। तो एक बार समझ लीजिए, आपको भी याद हो जाएगा, बेहतर तरीका से दिमाग में लोड हो जाए। किसी भी तरह का आप ग्रुप डी का फॉर्म भरा है, उसमें बहुत काम आएगा। और रह गया कि किस तरह का बुक पढ़ना है, तो डिपेंड करता है आप कैसे तैयारी कर रहे हैं। कहने का मतलब किस जॉब की तैयारी कर रहे हैं। ग्रुप डी की तैयारी करें तो उसके लिए एक अलग बुक बता दूंगा कि कौन सा बुक पढ़े, ताकि आपका जो है पूरी एसएसटी अच्छे तरीके से समझ आ गए, समझ ना। और यूपीएससी और पीसीएससी एग्जाम तैयारी करें, उसके लिए अलग अलग बुक होता है, समझ। तो हम लोग सी टेट को ज़्यादा फोकस करेंगे लोग, और ग्रुप डी को ज़्यादा फोकस करेंगे लोग। तो आज से क्लास हम लोग शुरू करते लोग। सबसे पहले ऊपर में देखेंगे तो लिखा हुआ है खगोलीय पिंड। ये जितने भी टॉपिक लिखे गए हैं, ये पूरी जो टॉपिक है, पूरा टॉपिक आज का जो क्लास है ज्योग्राफी का क्लास है, भूगोल का क्लास है। आज इसको कंप्लीट हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कल पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट डे हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस, उसी तरह पूरी सोशल साइंस को कंप्लीट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो पहले देखेंगे लिखा हुआ है खगोलीय पिंड। अब रहिए, ये खगोलीय पिंड होता क्या है, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, इसको पहले समझ जाओ। आसमान में जो भी चीजें, जैसे आकाशगंगा, तारा, तारामंडल, नक्षत्र, ग्रह, प्लैनेट, जो भी चीजें, मतलब ग्रह, उपग्रह, जो भी चीजें आसमान में है, सभी खगोलीय पिंड कहलाती है, समझ रहे ना। पूरी चीज क्या कहलाती है, खगोलीय पिंड कहलाती है। यानी आसमान में जो भी चीजें मौजूद है सब खगोलीय पिंड कहलाती है, सिंपल भाषा में। बस इसमें ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। अब रह गया कि खगोलीय पिंड के बाद क्या समझना है, ध्यान से समझ लो। एक होता है, एक वर्ड आता है आकाशगंगा। आकाशगंगा किसे कहते हैं, ध्यान समझना। असंख्य तारों का समूह क्या कहलाता है, आकाशगंगा, असंख्य तारों का समूह। या आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि 100 अरब तारों का समूह, क्या 100 अरब तारों का समूह, 100 अरब तारों का समूह क्या कहलाता है, आकाशगंगा कहलाता है। या इंग्लिश में बोले तो उसको गैलेक्सी बोलते हैं, समझ रहे ना। अब ये रह गया कि आकाशगंगा जो है पूरे ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगा है, पूरे ब्रह्मांड में आकाशगंगा कितनी है। तो याद रखना, पूरे ब्रह्मांड में भी आकाशगंगा कितनी है, 100 अरब आकाशगंगा, याद रखना 100 अरब आकाशगंगा है। और उन सभी आकाशगंगा में 100 अरब तारा है। यानी सिंपल भाषा में बोलो तो असंख्य आकाशगंगा है, मतलब पूरी ब्रह्मांड में बहुत सारे आकाशगंगा है, और सभी आकाशगंगा में बहुत सारे तारे हैं। बस समझ आया कि नहीं समझा, बस इतना समझा। अब रह गया कि हम जो है, यानी हमारी जो पृथ्वी जो है,
हमारी जो पूरी जीवन जो है, ये जो पूरा पृथ्वी जो हमारी जो ग्रह है, किस आकाशगंगा में है? समझ रहे ना, कौन सी आकाशगंगा में है? तो ध्यान से समझना है, हमारी जो आकाशगंगा का नाम है उसका नाम क्या है? मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी। मंदाकिनी नाम है, या इंग्लिश में बोले तो मिल्की वे। क्या नाम है? मिल्की वे। समझ रहे ना, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे मिल्की वे। समझ रहे ना, तो मिल्की वे या मंदाकिनी आपको याद रखना है कि हमारी आकाशगंगा क्या नाम है? मंदाकिनी। और कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि हमारी आकाशगंगा के बगल में जो दूसरी आकाशगंगा है उसका नाम क्या है? क्या नाम है? देवयानी। याद रखना, हमारी आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी, दूसरी आकाशगंगा का नाम है देवयानी। बस ये दो आकाशगंगा याद रखो, क्लियर हो जाएगा, बस इतना ही काफी है। अब रह गया कि अब दूसरा क्या पूछता है कि ये नक्षत्र मंडल या तारा मंडल, जो भी चीजें एक एक करके समझते हैं। पहले समझ आया कि नहीं आकाशगंगा किसे कहते हैं? आकाशगंगा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं तो आकाशगंगा में सबसे नीचे में जो है यहाँ पर, ये हमारा है सूरज। कौन है? सन, सूरज। अब इस सूरज से ऊपर में देखेंगे, ये सारी चीजें अभी क्या मैं बताइए, ये सारी चीजें जो है तारा है कि नहीं है? तारा है। और सूरज भी एक तारा है, इसको भी याद रखना है। उसकी अलग थ्योरी है, बताने के लिए बता दूंगा, बस इतना समझो कि सूरज भी तारा है। समझ रहे ना। अब देखो क्या हुआ, ये इस सूरज के नजदीक में जो तारे हैं, उस तारों में देखेंगे तो 89 जो तारा का ग्रुप होता है ना, मान के चलो इतना दूर में ये सूरज हो गया पूरा, ठीक है। इसके ऊपर में बहुत सारे तारे होंगे, जिसमें 89 तारों का जो समूह है, 89 तारों का तारा समूह, समझ रहे ना। यानी 89 को जो तारा है उनको बोलते हैं हम लोग तारामंडल। क्या बोलते हैं लोग? तारामंडल। क्या बोलते हैं लोग? तारामंडल बोलते हैं लोग। यानी कि सूरज के ऊपर जो 89 को जो तारा है, 89 जो तारे हैं, उनको बोलते हैं तारामंडल। समझ रहे ना, क्या बोल देंगे लोग? तारामंडल। अब उसी में देखेंगे नीचे जब आएंगे लोग, 27 तारा को क्या बोलते हैं लोग? 27 तारे के ग्रुप को क्या बोलते हैं लोग? नक्षत्र बोलते हैं लोग। क्या बोलते हैं लोग? नक्षत्र या नक्षत्र मंडल। समझ रहे ना। यानी 89 को तारा है तो उसको बोलेंगे तारामंडल। 27 को यानी 27 को तारा है तो उसको बोलेंगे नक्षत्र। समझ रहे ना, नक्षत्र बोलेंगे लोग। और इसी नक्षत्र से पंडित जी लोग क्या बनाते हैं लोग? राशि बनाते लोग। राशि कितने को राशि होता है? 12 को राशियां होती है। समझ रहे ना, इसी नक्षत्र मंडल से राशियां बनती है। तो ध्यान समझना, फिर से समझो, एक बार समझो कभी नहीं भूलोगे। आकाशगंगा जो है, हमारे आकाशगंगा क्या नाम है? मंदाकिनी। दूसरी आकाशगंगा नाम है देवयानी। तारामंडल कितना है? तो 89 को है। सूरज के ऊपर 89 जो तारे के ग्रुप है उनको हम लोग तारामंडल बोलते हैं लोग। और उसी सूरज के ऊपर में जो 27 को जो तारा है उसको बोलते हैं लोग नक्षत्र। समझ ना, इसी नक्षत्र को 12 राशियों में बांटा गया है। समझ ना, जो अलग अलग राशियां नहीं होती है, वृषभ राशि, मेष राशि, वो अलग अलग राशि है। राशि के बारे में बहुत सारे बच्चे जानते हो, ठीक है। ये हो गया तारा आकाश, ये आपका तारामंडल। अब आएंगे सौर मंडल को समझेंगे लोग। तारामंडल हो गया, खगोलीय पिंड हो गया, अब समझेंगे लोग सौर मंडल। सौर मंडल क्या है? सूरज और जितने भी ग्रह है, कितने ग्रह है? 8 ग्रह है। यानी 8 ग्रह और सूरज की एक परिवार उसको कहा जाता है कि ये सभी एक परिवार है। क्यों परिवार है? क्योंकि सारे ग्रह जो है सूरज के चारों तरफ ऐसे घूमते रहते, इसीलिए बोला जाता है कि ये सूरज और इनके 8 जो ग्रह है ये सभी एक परिवार है। सर, इसी परिवार को सौर परिवार या सौर मंडल बोलते हैं। समझ रहे क्या बोलते हैं लोग? सौर मंडल। यानी मान के चलो ये सूरज हो गया, समझ ना, और इसके बगल में जितने भी 8 ग्रह है, समझ ना, इन 8 ग्रह को और इस सूरज को पूरा मिला दिया जाएगा तो इसको बोला जाएगा सौर मंडल या सौर परिवार बोला जाएगा। समझ आएगा किस? क्या बोला जाएगा? सौर परिवार बोला जाएगा। अब आगे चलते हैं, आकाशगंगा समझ आ गया। अब रह गया उपग्रह और उपग्रह समझना है। ग्रह और उपग्रह, ग्रह कौन कौन सा है इसको आपको पता होना चाहिए। ये बच्चा क्लास का है, ये भी नहीं जानते होंगे तो बहुत दिक्कत की बात है। एक बार इसको बता देते हैं। ये हो गया हमारा सूरज, ठीक है। सबसे पहला ग्रह कौन सा है? सबसे पहला ग्रह है बुध। समझ ना, कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। उसके बाद कौन सा है? शुक्र है, ठीक है। शुक्र के बाद कौन सा हो जाएगा? पृथ्वी हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी के बाद कौन सा हो जाएगा? मंगल हो जाएगा, ठीक है। मंगल के बाद कौन सा हो जाएगा? मंगल के बीच में एक क्षुद्र ग्रह आ जाता है, ध्यान से याद रखना। उसके बाद कौन सा है? बृहस्पति है, ठीक है। उसके बाद कौन सा है? शनि ग्रह है। उसके बाद अरुण और वरुण ग्रह है। अरुण वरुण, लास्ट में था प्लूटो यानी यम ग्रह था, जो उसको हटा दिया ग्रह की सूची से। 2006 में उसको हटा दिया ग्रह में से, उसको निकाल दिया। अब नहीं, उस ग्रह के लिस्ट में नहीं है। क्यों हटा दिया गया इस पे एक वीडियो बना चुके हैं, अगर आप नहीं देखे होंगे तो जाइएगा प्लेलिस्ट में, वीडियो मिल जाएगा। इसका बहुत सारा वीडियो बनाकर डाले हुए पहले से भी है, अगर बढ़िया से समझना होगा तो जाकर देख सकते हैं। ये थोड़ा सा इसको मैराथन टाइप का क्लास चलाया जा रहा है, इसमें जल्दी जल्दी आपको बेहतर तरीके से समझा देना है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, सूरज के कितने ग्रह है? 8 ग्रह हैं। पहला ग्रह बुध शुक्र, उसके बाद से पृथ्वी मंगल, उसके बाद आएंगे तो बृहस्पति शनि अरुण वरुण। ध्यान से देखना है,
ये इसलिए लिखा हूं कि यहाँ बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, ध्यान से समझना। पूछेगा कि सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो बुध, समझ रहे ना। पूछेगा पृथ्वी के नजदीक कौन है, तो शुक्र है, ये ज्यादा नजदीक है, मंगल थोड़ा सा दूर है, समझ रहे ना। तो पृथ्वी के नजदीक कौन है, शुक्र है, समझ रहे ना। फिर पूछेगा मान के चलो कि कौन से ग्रह पर जीवन है, तो पृथ्वी, जाहिर सी बात है, दूसरे किसी ग्रह पर जीवन नहीं है। लाल ग्रह तो मंगल, गर्म ग्रह शुक्र। ध्यान सुनना, ध्यान समझना। सूरज के नजदीक है बुध, लेकिन गर्म होता है शुक्र। ये तो आप रट सकते हैं, किसी भी किताब में लिखा है, लेकिन क्यों है इसको समझो। ये शुक्र जो ग्रह है, शुक्र ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस की बहुत ज्यादा दिखता है। CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है भारी गैस होती है। याद रखना, जो अग्निशामक यंत्र आता है, आग बुझाने वाला जो गाड़ी रहता है ना, उसमें देखना क्या होता है, या तो पानी से बुझाएगा आग, और मान के चलो कि आग जो है बिजली से लगा है, करंट से आग लगा है, तो उसमें पानी मारेगा तो और करंट उसके पास आ जाएगा, बुझेगा नहीं होगा, समझ रहे। तो वहां पर क्या छोड़ा जाता है, एक गैस छोड़ दिया जाता है, समझ रहे ना। इस पाइप से गैस छोड़ा जाता है, वो कौन सा गैस होता है, तो CO2 गैस रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अभी बताया कि भारी गैस होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है, उसको मान के चलो इस रूम में या कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ दिया जाएगा ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसे नीचे गिरने लगेगा, क्योंकि भारी है तो भारी, कोई भी चीज भारी होगा तो नीचे आएगा कि नहीं आएगा, और जो चीज हल्का होगा ऊपर ही उठेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होता है भारी होता है। जैसे इस रूम में उस मान के चलो स्प्रे से गैस मार दिया जाएगा पूरा कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना गैस जो नीचे आने लगेगा। जब वो नीचे आएगा ना तो पूरी गैस है ना कि नहीं है। जब वो नीचे आएगा तो अपने साथ साथ क्या करेगा, ऑक्सीजन या जो भी हवा है उसको नीचे दाबते जाएगा। दबेगा कि नहीं दबेगा, नीचे ऐसे बैठाते जाएगा, नीचे बैठाते बैठाते पूरी नीचे दाब देगा पूरी हवा को, समझ ना। और कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरह से फैल जाएगा। तो इस रूम में क्या होगा कि ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा और हम लोग को सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे ना। तो वही जो शुक्र जो ग्रह है, या जो मैं अग्निशमक का जो बता रहा था, वहां भी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, पूरी तरह से जहां आग लगा है वहां आग के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड गैस फैल जाता है और धीरे धीरे गिरने लगता है। और आग जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि हवा से ही तो आग जलता है ना जी, हवा नहीं रहेगा तो आग जलेगा कैसे। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो धीरे धीरे नीचे बैठेगा तो ऑक्सीजन को दाबते जाएगा। तो जब ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो आग जलेगा कि आग बुझ जाएगा, सिंपल। यही मेथड यूज किया जाता है अग्निशामक में, ध्यान समझो। अब शुक्र ग्रह पर आते हैं। शुक्र ग्रह पर पूरी जो शुक्र ग्रह है उसमें बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब होता क्या है कि सूरज की जो किरणें जो आती हैं, यहां से देखना, जो सनलाइट जो आता है यहाँ पर शुक्र ग्रह पर आता है, सूरज की किरणें जो आती है, सूरज की किरणें शुक्र ग्रह पर तो आ जाता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण क्या होता है कि सूरज की जो गर्मी जो है वापस नहीं जा पाती है, उसी में रह जाती है। जिसके कारण क्या होता है, ये दिन और रात हमेशा बहुत ज्यादा गर्म रहता है। लेकिन जो बुध जो है ये नजदीक है तो दिन में बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है। ये सारे ग्रहों से बहुत ज्यादा गर्म होता है बुध, लेकिन रात में ठंडा हो जाता है, समझ रहे ना, रात में ये ठंडा हो जाएगा। लेकिन जो शुक्र जो ग्रह है वो दिन रात हमेशा गर्म ही रहता है। इसीलिए पूरे ग्रहों में सबसे गर्म ग्रह किसे कहते हैं, तो शुक्र कहते हैं। क्यों कहते हैं, समझ आया कि नहीं समझ आया। अब आगे बढ़ते हैं, कौन सा ग्रह, पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी को क्या बोलते हैं, नीला ग्रह बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है 70% जो है जल है, पूरी तरह से पानी है ना। कितना है, 70% जो भाग देखेंगे तो ये पूरी तरह से जो है पानी है, पानी पानी, समझ रहा है। ये आपका 30% जो भाग है, समझ रहे ना, उसमें क्या है, जमीन वगैरह जितने भी महादेश वगैरह है जो 30% है, बाकी 70% से ज्यादा जो भाग है वो पूरी तरह से पानी है, समझ रहे ना। तो पानी ज्यादा होने के कारण क्या होता है, ये ग्रह जो है नीला कलर का दिखता है, समझ रहे ना, पानी नीला ही होता है। तो नीला ग्रह किसे कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं। अब रह गया मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह क्यों कहा जाता है इसको भी समझ लो। आयरन ऑक्साइड जो है मंगल ग्रह पर ज्यादा पाया जाता है, और आयरन ऑक्साइड जो होता है लाल रंग का होता है। इसीलिए जो होता है मंगल ग्रह जो है लाल ग्रह, इसको लाल ग्रह कहा जाता है, या रेड कलर का दिखता है, समझ रहे ना। आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण ये मंगल ग्रह जो है, मार्स जो है किस कलर का दिखता है, रेड कलर का दिखता है, समझ रहे ना। अब इसको एक और क्या है कि मंगल पर बहुत ज्यादा मिशन वगैरह हो रहा है। मंगल मिशन जो हाल ही फिलहाल में हम लोग को हुआ था, जो लास्ट समय में फेल हो गया, जो बच्चे देखे होंगे न्यूज वगैरह में जानते होंगे, समझ रहे ना। तो इससे हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे, क्योंकि काफी ज्यादा चर्चा में रहता है। एक मंगल और एक हमारा उपग्रह मून यानी चंद्रमा, इसको भी समझ लिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह जो है सबसे बड़ा ग्रह है, याद रखना सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति ग्रह है, समझ रहे हैं।
अब इसके बीच में देखेंगे मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे खगोलीय पिंड है, या मतलब छोटे छोटे जो है एक टुकड़े हैं जिनको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। क्या बोलेंगे लोग? इन सभी को छोटे छोटे क्या बोलते हैं लोग? क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। समझ रहे ना? क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच में? कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि क्षुद्र ग्रह जो है किन के बीच में? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में है क्षुद्र ग्रह। अब बृहस्पति के बाद में आएंगे तो शनि है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा उपग्रह कौन से ग्रह का है? तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, यानी एनसीईआरटी को अगर आप देखते हैं तो शनि का जो है 63 उपग्रह है, या शनि का ज्यादा उपग्रह है, और बृहस्पति का जो है उपग्रह कम है। दोनों का एक दो कम है, ज्यादा कम नहीं। इसका 63 है, इसका 62 है। सर ना, एनसीईआरटी में देखिएगा तो ऐसे दिया हुआ, लेकिन आगे जब हम यूपीएससी वगैरह बीपीएससी की जब पीसीएस की जब तैयारी कीजिएगा ना ज़्यादा लेवल पर, तो उसमें पता चलेगा कि जितने भी इसकी शनि के उपग्रह जो है 63-64 जो माना जाता है, उसमें बहुत सारे उपग्रहों को हटा दिया गया, मतलब उपग्रह की श्रेणी में से नहीं मानते, बहुत ही कमी है। लेकिन जैसा कि आपको बोल रहे हैं कि ग्रुप डी के लिए आपको याद रखना कि सबसे ज़्यादा किसका है? शनि का है, सो रहे ना, और सबसे कम किसका होगा? चंडाल चौक दोनों का ये, मतलब कि बुध और शुक्र का उपग्रह है ही नहीं है। बुध और शुक्र का उपग्रह नहीं है, याद रखना, क्योंकि ये सूरज के बहुत ज्यादा नजदीक है, तो इनके उपग्रह को सूरज खींच लिया अपनी तरफ, खा गया है सूरज। तो बुध और शुक्र का उपग्रह है नहीं है। पृथ्वी का एगो है, कौन? चंद्रमा। मंगल का दूगो है, कौन? डिमोस और फोबोस। याद रखना, दूगो उपग्रह है, डिमोस और फोबोस। जो डिमोस जो है ना उपग्रह, इसका जो है जो डिमोस उपग्रह बड़ी छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है। कभी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा उपग्रह है जो सबसे छोटा है, तो मंगल का उपग्रह डिमोस जो है सबसे छोटा है। याद रखना, डिमोस से डिमोशन, डिमोशन प्रमोशन होता है ना जी, प्रमोशन मतलब हो गया कि और ही बढ़ रहे हैं, चाहे मतलब कि हाइट नहीं जी, आपका पद बढ़ रहा है, और डिमोशन मतलब हो रहा है कि पद और ही डाउन हो रहा है। तो याद रखना, डिमोशन से छोटा, सर ना। तो मंगल ग्रह का उपग्रह कौन सा है? डिमोस, जो सबसे छोटा उपग्रह है। और सबसे बड़ा किसका हो जाएगा? तो बृहस्पति का, उसका नाम है गैनीमेड। क्या नाम है? गैनीमेड उपग्रह बृहस्पति का है, सर ना। शनि का कभी कभी उपग्रह पूछ देता है, किताब में दिया हुआ है बच्चा क्लास में। टाइटन जो उपग्रह है किसका है? तो शनि का है। याद कर लीजिएगा, याद करने में क्या जाता है। ठीक है, शनि कौन सा उपग्रह है? टाइटन। टाइटन याद रखें। इसमें याद करने की कौन सी बात है कि सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है? तो शनि के पास है। उसके बाद देखेंगे अरुण और वरुण को। अरुण और वरुण में क्या याद करना है? अभी अरुण को छोड़ के वरुण पे आते हैं, लास्ट में आते हैं। वरुण जो है सबसे लास्ट ग्रह है, सबसे ज्यादा ठंडा ग्रह है, क्योंकि सबसे लास्ट में है तो सूरज की रोशनी सबसे कम न पड़ेगा जी इस पर, तो सबसे ठंडा ग्रह है, सिंपल बात है। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो वरुण ग्रह है। और अरुण को और एक याद रखिएगा, या ध्यान से देखिएगा, अरुण को देखेंगे और शुक्र को देखेंगे। ठीक है, ये दो जो ग्रह है विपरीत दिशा में घूमते हैं, है ना, विपरीत दिशा में घूमते हैं, उल्टा घूमते हैं। किस तरह घूमते हैं? उल्टा घूमते हैं। मान के चलो, ध्यान से रखना कि सारे जो ग्रह है वो जिस दिशा में घूमते हैं उसके उल्टी दिशा में, मान के चलो कि बाकी जो ग्रह ऐसे ऐसे अगर घूम रहा है, तो जो शुक्र और अरुण जो है ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। अब ये कौन कैसे घूमता है उसको ध्यान समझना। पृथ्वी जो है कैसे घूमता है, इसको कैसे पता चलेंगे किस डायरेक्शन में पृथ्वी घूम रहा है, कैसे पता करेंगे? सिंपल तरीका, सिंपल लॉजिक है, ध्यान से समझना। पृथ्वी को समझने के लिए कि किस दिशा से किस दिशा में घूम रहा है, याद करो, ध्यान से समझो कि सूरज किस दिशा से निकलती है। सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम में जाता है। इसका मतलब जो पृथ्वी जो है ऐसे घूम रहा है, उल्टा घूमता है। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर जाती है, इसीलिए हम लोग को सूरज पूरब से पश्चिम की तरफ दिखता है, समझ रहे ना, क्योंकि सूरज अपने जगह पे है। हम लोग, ये पृथ्वी जो है ऐसे घूमता है, इसीलिए सूरज लगता है कि इधर जा रहा है, समझ रहे ना। जब ये इधर आएगा, जैसे सिंपल भाषा में, जैसे हम लोग ट्रेन में बैठते हैं लोग, तो ट्रेन में देखते हैं खिड़की के बाहर पेड़ वगैरह रहता है, बहुत सारे खिड़की के बाहर देखिएगा तो, या बस में बैठे हैं तो पेड़ दिखता है, तो पेड़वा थोड़े पीछे भाग जाता है, पेड़ पीछे थोड़ा भाग रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं। होता है कि नहीं होता है? ध्यान से समझ रहे हैं किस बात? जैसे ट्रेन आगे के बढ़ती रहती है या बस जाते रहता है, तो बाहर देखिएगा तो लगेगा कि पीछे हटते जा रही है, ये पेड़ जो है पीछे भाग रहा है। तो पीछे पेड़ नहीं भाग रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि पीछे भाग रहा है, लेकिन हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इसीलिए लगता है। ठीक उसी तरह समझो, ध्यान समझो, सूरज जो है पूरब में निकलता है और पश्चिम की तरफ जाता है, समझ रहे ना, पूरब से निकल के किधर जाता है? पश्चिम की तरफ। तो पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। याद रहेगा, उल्टा बस याद रखना, नहीं कुछ याद होगा तो उल्टा याद रखना है, बस उल्टा, समझ रहा। सूरज जिस दिशा में निकलती है उसके उल्टी दिशा में जो ग्रह जो है घूमता है। अब इतना समझ आ गया, तो अब बताओ शुक्र और अरुण ग्रह पर सूरज किस दिशा में उगता होगा? किस दिशा में उगता? आपको कमेंट कर बताना है किस दिशा में उगता होगा। अगर थोड़ी सी भी समझ आया होगा तो जरूर आप बताएंगे, समझ रहे ना।
ध्यान से फिर से बता दे रहे, आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि सूरज जो है अरुण और शुक्र ग्रह पर किस दिशा में उगता होगा और किस दिशा में डूबता होगा, है ना। जैसे हमारी पृथ्वी पर सूरज जो है पूरब में उगता है और पश्चिम की तरफ डूब जाता है, समझ रहे ना। तो पृथ्वी जो है किस तरह घूम रहा है, पश्चिम से पूरब घूम रहा है, उसकी उल्टी दिशा में, समझ रहे किस तरह। तो आपको कमेंट करके बताना है कि शुक्र और अरुण जो है इसमें इस दोनों ग्रह पर सूरज किधर होगा और डायरेक्शन किस दिशा से किस दिशा में होगा, इसको आपको कमेंट करके बताना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं आता होगा तो जरूर कमेंट में बता दूंगा। अब रह गया इसमें जो ग्रह और ये उपग्रह से और ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, एक बार शॉर्टकट में जल्दी से समझ लेते, एक आध दो पॉइंट छूट गया होगा कहीं हो सकता है, बता देते, ध्यान से जो पहला सबसे छोटा ग्रह कौन सा पूछेगा, तो बुध, सबसे नजदीक ग्रह बुध। उसके बाद देखेंगे शुक्र का आएंगे तो शुक्र का क्या पूछेगा, तो शुक्र पूछेगा सबसे गर्म ग्रह, पृथ्वी के नजदीक ग्रह, पृथ्वी के बहिन, पृथ्वी का जुड़वा, जो भी मान लो पृथ्वी का सब यही है, पृथ्वी का दोस्त यार है यही है, ठीक है। भोर का तारा, शाम का तारा, इसी को बोलते हैं, समझ ना, क्योंकि गर्म ग्रह है तो सांझिया भोरिया दिख जाता है। भोर का तारा और शाम का तारा किसे बोलते हैं, शुक्र को बोलते हैं। अब आएंगे पृथ्वी को नीला ग्रह बोलते हैं। उसके बाद आएंगे आपका मंगल को लाल ग्रह बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल ग्रह इसको कहा जाता है। और इसमें एक और चीज याद रखना, मार्स गैस ये आपका मंगल ग्रह पर होता है, मार्स गैस, समझ रहे। रेड लाल तारा भी, लाल ग्रह भी बोला जाता है। और मार्स गैस भी इसमें बहुत ज्यादा, जैसे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड था, CO2 गैस शुक्र पर सबसे ज्यादा था, उसी तरह ये मार्स गैस। हाँ, एक और चीज याद रखना, शुक्र ग्रह को वेनस जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, तो वेनस जो है रोमन की आप कि रोमन देवता जो है, मान के चलो कि वेनस मतलब होता है सुंदरता, सुंदर, है ना। तो रोम देवी क्या बोलते हैं उसको, देवी के नाम पर इसका नाम पड़ा है, समझ रहे ना। सुंदर इसका मतलब है होता है, वेनस का मतलब सुंदर होता है, बस इतना याद रखो। आगे चलो, बृहस्पति और मंगल के बीच में कौन सा है, क्षुद्र ग्रह है। बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है, इसका उपग्रह कौन सा है, गैनीमेड, जो सबसे बड़ा उपग्रह है। और मंगल का डिमोस, जो फोबोस और डिमोस जो था, जो सबसे छोटा उपग्रह था। उसके बाद शनि आएंगे, शनि को समझेंगे तो शनि जो है सबसे ज्यादा इसके पास उपग्रह है। अरुण और शुक्र जो उल्टा घूमते हैं, किस दिशा में घूमते हैं आपको बता देना है। वरुण जो है सबसे लास्ट ग्रह है और सबसे ज्यादा ठंडा होगा। अब एक और चीज समझ लो, बुध जो है ये पूरी परिक्रमा जो है, परिक्रमा किसे बोलते हैं, परिक्रमण, और ये आपका क्या बोलते हैं, घूर्णन वगैरह, इसको पता है कि नहीं पता, इसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हूँ। अगर आप नहीं देखे होंगे तो वीडियो आपको मिल जाएगा, हो सकता है कि अगर नहीं होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपका इसका लिंक डाल दूंगा, देखकर जाकर देख सकते हैं। घूर्णन हो गया अपने जगह पर घूमना, परिक्रमण हो गया ये पूरी तरह से चक्कर लगाना। तो ग्रह जो है परिक्रमण करता है किसका, सूरज का, और अपने जगह पर घूमता है, उसको बोलते हैं घूर्णन बोलते हैं। तो जो बुध जो है ना, ये शुक्र का परिक्रमा जो है 88 दिन में करता है, कितने दिन में, 88 यानी 88 दिन में करता है, समझ रहे ना। सबसे कम समय यही लेता है परिक्रमा करने में, 88 दिन में, याद रखना, समझ रहे। इसका पूछ देता है, बाकी सबको उतना पूछता नहीं है, लेकिन पूछ देता है। अगर याद रखना होगा तो इसका याद रखना, शुक्र जो है ना, ये जो घूर्णन जो करता है ना, घूमता है अपने जगह पर। जैसे पृथ्वी अपने जगह पर घूर्णन कितना देर में करता है, 24 घंटे में। पृथ्वी कितना करता है, 24 घंटे में, 24 घंटे में जी घूमता है। लेकिन जो शुक्र जो है ना, बड़ी कोढ़िया ग्रह है, बहुत धीरे घूमता है, बहुत ज्यादा धीरे घूमता है। 243 की 44 दिन लगा देता है। अब समझ आए, इसको घूमने में 243 दिन लगता है, अपने जगह पर बहुत ज्यादा कोढ़िया ग्रह है, याद रखना, बहुत बहुत धीरे घूमता है। कौन, शुक्र घूमता है, समझ रहे। उसी तरह सबसे फास्ट घूमता है, 9 घंटा में ये घूम जाता है। सबसे तेज कौन घूर्णन करता है, तो बृहस्पति, याद रखना, सबसे तेज कौन घूर्णन करेगा, बृहस्पति करेगा, 9 घंटा में घूम जाता है, इसको याद रखना। जो वरुण जो है इतना दूर है, इसको परिक्रमा करने में ज्यादा समय लगेगा कि नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा समय लगता है, 165 साल लग जाता है इसको कितना लगता है, 165 साल, समझ ना, बहुत ज्यादा समय लग जाता है, समझ। तो ये थे आपका ग्रह और उपग्रह से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसमें से एक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में चिपका ही देता है। अगर कुछ पॉइंट वगैरह छूट गया होगा तो कोशिश किया जाएगा, जैसे कि नोट्स मेरे हाथ में है, कुछ पॉइंट वगैरह छूट गया होगा तो उसमें देख कर बता देंगे, समझा देंगे, समझ रहे किस। हाँ, सूरज के बारे में आपको पढ़ लेना है। सूरज की जो है आपका क्या बोलते हैं उसको, 15 लाख किलोमीटर दूर है, किससे, पृथ्वी से, याद रखना। कितना दूर है, 15 लाख किलोमीटर दूर है पृथ्वी से, समझ रहे ना। इसकी प्रकाश की जो गति होती है, याद रखना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है, 3 लाख प्रति किलोमीटर सेकंड होता है। किसकी गति होती है, सनलाइट की, सूरज की, समझ रहे कितनी किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, समझ रहे। अब रह गया क्या कि हाँ, एक और क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कि सूरज की जो रोशनी जो है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड।
या बहुत सारे किताबों में या बहुत सारे बुक में 8 मिनट 19 सेकंड दिया हुआ। ज़्यादा सटीक आंसर होगा 8 मिनट 19 सेकंड, क्योंकि एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है ना। कितना हो जाएगा? 8 मिनट 19 सेकंड याद रखना है। सूरज की जो होती है सनलाइट पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है। उसी तरह मून का आगे आएगा, मून का कितना लगता है कमेंट करके, अगर आप जानते होंगे तो बताएंगे, और नहीं जानते हैं तो आगे बताएंगे जस्ट कितना लगता है समय। अब तक अगर किसी को पता होगा तो कमेंट जरूर कर दिया होगा। लगभग 1.2 सेकंड लगता है। ठीक है, याद रखें, आगे बता देंगे, फिर बताएंगे, समझे। अब हो गया, बाकी सारे ग्रहों को एक एक करके हम लोग समझ गए लो। और कुछ अगर छूट गया होगा तो देख लिया जाएगा, इसमें और कुछ नहीं लगा छूटा हुआ। परिक्रमा जो है पृथ्वी कितना में लगाता है? तो 365 दिन 6 घंटा में लगाता है। पूरी पृथ्वी ये सूरज का परिक्रमा लगता है। कौन? पृथ्वी। हो गया कि नहीं हो गया? और सारी चीज़ें मुझे नहीं लगता कि कुछ छूटा होगा। बहुत सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं बहुत सारी चीज़ें इसमें बता दिया हूँ। चलिए अब देखते हैं आगे क्या। ग्रह और उपग्रह हो गया। सूरज यहाँ पे लिखा हुआ भाई कि सूरज जो है 15 करोड़ वर्ष क्या बोलते हैं, 15 करोड़ वर्ष किलोमीटर दूर है। किससे दूर है? हमारी पृथ्वी से। कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है पृथ्वी से सूरज। यानी पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। आगे देखते हैं क्या है। इसकी प्रकाश की गति जो है कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से स्पीड से है। अब पृथ्वी के बारे में जो है, पृथ्वी के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम लोग समझ गए हैं। समझ गए कि नहीं समझे? यार क्या समझना है? घूर्णन करता है 24 घंटे में, परिक्रमा करता है 365 दिन 6 घंटे में, पृथ्वी को नीला ग्रह करते हैं। बाकी जो इंटरनल चीज़ें हैं वो आगे समझेंगे लोग। अब समझते हैं अपसर और उपसर। ये अपसर उपसर क्या है? बहुत सारे बच्चे रट लिए होंगे कि अपसर जो होता है 4 जुलाई को, उपसर होता है 3 जनवरी को। क्यों होता है इसको समझो, इसको समझो, इसको समझो। और ये 15 करोड़ किलोमीटर जो था ना दूरी, ये क्यों था इसको भी समझा दे रहे। याद हो जाएगा, अभी समझा दिए, अभी तुरंत याद हो जाएगा। बस 2 मिनट रहना है मेरे साथ में, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर रूप से समझ आ जाएगा। समझ रहे ना? क्लास अगर बेहतर लग रहा होगा, समझ आ रहा होगा, तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर सकते हैं। और कमेंट और लाइक वगैरह करना होगा तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसी मर्जी कर सकते हैं। कमेंट खासकर किए कीजिए, क्योंकि कमेंट नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जरूरी थोड़ी है कि हर कोई अच्छा ही पढ़ा लेगा। समझ आनी चाहिए, पढ़ाते किसी तरह हो। अगर आपको समझ आ रहा है तो बढ़िया है, नहीं समझ आ रहा है तो बेकार है। समझ रहे किस बारे? तो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, थोड़ा अच्छा लगता है, समझ रहे ना। और टॉपिक पे आते हैं। समझ रहे? फिर से अपसर उपसर समझते हैं क्या था, कहाँ थे लोग अपसर उपसर में। ये हो गया हमारा सूरज हो गया। अब ध्यान समझो, ये मान चलो ये हमारी पृथ्वी होगी। पृथ्वी जो होता है ना, अर्थ जो होता है ना, ये सूरज के जो परिक्रमा करता है ना, तो ये पूरी तरह से नहीं, ऐसे घूम के आ जाता है। ध्यान से देखना, ध्यान समझना। जब इस साइड में आता है ना, तो जो पृथ्वी जो है ना थोड़ा नजदीक आ जाता है सूरज का। फिर जब इस साइड में जब आता है तो थोड़ा दूर चला जाता है। यानी मान के चलो ये सन हो गया, तो पृथ्वी अगर यहाँ से घूम रही है तो इधर से ऐसे घूमते घूमते जाता है। मान के चलो ये घूमते घूमते जाएगा, और इधर जब इस साइड आएगा ना तो थोड़ा नजदीक आ जाएगा, फिर इधर दूर भाग जाएगा। यानी एक साइड वो काफी नजदीक आ जाता है और दूसरी साइड जो है काफी दूर चला जाता है। समझ किस है? वही जो होता है ना, इसकी दूरी होती है 15.31, मतलब 15 करोड़ किलोमीटर से ज्यादा होता है। इसकी दूरी देखेंगे ना तो 14 पॉइंट समथिंग हो जाता है। दोनों को औसत मान लिया गया है क्या? 15 करोड़ किलोमीटर मान लिया गया, दोनों का एवरेज वही दिया था यहाँ पर कि 15 करोड़ किलोमीटर दूर है पृथ्वी से सूरज, या सूरज से पृथ्वी, जो भी कहा जाए। अब अपसर उपसर क्या है उसको समझते हैं। ध्यान समझो, अपसर उपसर क्या होता है, ध्यान से सुनना। ये बताओ कि अपसर जो लिखा है, अपसर और उपसर जो लिखा है, दोनों बताओ छोटा को क्या लिखा हुआ है। अपसर और उपसर में बड़ा कौन है, छोटा कौन है? ये अ है तो बड़ा है, ये उ है तो छोटा है। सिंपल तरीके से दिख रहा है। इसमें ज्यादा लिखा, इसमें मतलब ज्यादा है, इसमें छोटा। ये जो बड़ा जो है ना, और ये जो छोटा है, बस इसको याद कर लो। अब एक याद रखना 4 और एक याद रखना 3। 4 बड़ा है, ये 3 बड़ा है। जाहिर सी बात है 4 बड़ा है कि नहीं है? 4 बड़ा। तो एक होता है 4 जुलाई, सॉरी ना, एक होता है 3 जनवरी। कौन? 3 जनवरी और 4 जुलाई, सॉरी ना, 4 जुलाई और 3 जनवरी। याद रखना 4 जुलाई और 3 जनवरी। 4 बड़ा है तो बड़ा के साथ बड़ा रहेगा और छोटा के साथ छोटा रहेगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ऐसे भी ऊ को 3 से ऐसे हम लोग लिखते उपसौर, ऐसे ही लिखते 3 ऐसे नहीं लिखा जाता है जी। तो ये उपसौर का ऊ दिखेगा आगे का, तो उसमें ही 3 छुपा हुआ है। उपसौर में ही 3 छुपा हुआ है। तो होता क्या है ना कि सबको पता है कि अपसौर 4 जुलाई को होता है, और उपसौर जो है ये कंडीशन जो है 3 जनवरी की आती है। लेकिन दोनों मिक्स हो जाता है कभी कभी, तो याद नहीं हो पाता है कि किसको कौन सा आंसर दिया जाए। तो उपसौर देखोगे ना तो ऊ में ही 3 लिखा हुआ है। बस क्लियर हो गया। अब ये चीजें समझ कौन पा रहा होगा?
जो पहले से पढ़ा होगा जानता होगा कि अपसर उपसर क्या है। जो चीज़ नहीं जानता होगा उसको एकदम ही नहीं समझ आ रहा है कि हम बोल क्या रहे हैं। अभी ध्यान समझो, जो नहीं समझ रहा है एकदम पूरी तरह से, उसके लिए बता रहा है। जो समझ गया है तो वो तो थोड़ा सा कहेगा कि क्या बता रहे हैं मार्ट सब एक ही चीज़ों का 10 बार बता रहे हैं, लेकिन कोई जानबे नहीं करता, उसके लिए भी तो बताना जरूरी है। ध्यान समझो, अभी बोले हैं कि पृथ्वी जो है ऐसे घूमते घूमते सूरज के कभी कभी बहुत नज़दीक आ जाता है, कभी कभी फिर बहुत दूर चला जाता है। जब ये नज़दीक आता है तो इसको बोलते हैं ना क्या हम लोग, अपसौर बोलते हैं लोग, और जब ये दूर जाएगा तो इसको बोलेंगे उपसौर बोलेंगे लोग, सर ना। तो ये जो दूर, सबसे दूर पृथ्वी जिस दिन जाता है उसको बोलते हैं हम लोग 3 जनवरी को, ऐसा कंडीशन होता है। और सबसे नज़दीक जब आता है पृथ्वी से तो उसको बोलते हैं लोग 4 जुलाई, ऐसा कंडीशन होता है। सर देखिए सर, ये 2 चीज़ें हैं, आपको याद कर लेना, समझ लेना, बस यही चीज़ था। उसमें होता क्या था कि 3 और 4 में बच्चे कंफ्यूजन हो जाते थे कि अपस्वर में 3 होगा कि उपस्वर में 3 होगा। अब दिमाग ज़्यादा मत लगाना, अ में 3 थोड़े छुपा हुआ है जी, ये अ को 3 कौन बोल देगा बेवकूफ़ की तरह। ऊ को ऊ सीधा सीधा दिख रहा है कि 3 लिखा हुआ है कि नहीं है। बस इतने से क्लियर हो जाएगा तो समझ आ जाएगा, कभी भी नहीं बोलोगे। अपसर उपसर हो गया। अब आते हैं ग्रहण, और ग्रहण किसे कहते हैं, ध्यान समझो। इसी को ग्रहण बता के छोड़ देते हैं। 10वां 11 12 जो है कल बढ़ा दिया जाएगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, समझ ना। धीरे धीरे मजे मजे में समझना है। ऐसे भी ज्योग्राफी में कुछ नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बड़ा मज़ा आता है पढ़ने में, समझने में। अगर इसको एक एक पॉइंट को छोटा छोटा करके डिटेल में और पढ़ाना रहता है तो ज़्यादा बेहतर से और समझा जाता है, फिर कभी समझाया जाएगा। बहुत सारे बच्चे हैं ना पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, मतलब डिटेल से ज़्यादा पढ़ा ना, तो कह रहे क्या डिटेल से बता रहे, शॉर्टकट में बताइए ना। तो शॉर्टकट में आपके लिए बता रहे हैं, नहीं तो इन सभी को एक एक पॉइंट को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा सकता हूँ, समझा सकता हूँ। बनाया जाएगा, उसका भी वीडियो बनाया जाएगा एकदम बेहतरीन तरीके से। अभी जो एग्जाम है ना उसको थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा सीरियस बच्चे हैं, उसको थोड़ा सा देख लिया जाए, ठीक है। तो ग्रहण समझ लेते हैं, ग्रहण तक छोड़ देते हैं क्योंकि ग्रहण के आगे नहीं पढ़ा जाएगा, ग्रहण लग जाएगा तो उसको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। वहाँ तक स्टॉप हो जाना चाहिए, काम बंद कर देना चाहिए, ठीक है। ये मान्यता धारणाएं हैं लोगों की, ठीक है। अब जैसे भी आपकी आपकी आस्था है, मानो तो मन चंगा तो कटौती में गंगा, और मानो तो सब, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं, ठीक है। तो समझो क्या है ग्रहण, क्या है ये, मान के चलो हम लोग का क्या है, ये सूरज हो गया, ठीक है। कौन हो गया, सन हो गया, एस, ठीक है। अब ये हो गया हमारी अर्थ, पृथ्वी, और पृथ्वी के चारों तरफ कौन घूमता है, चंद्रमा। मून घूमता है ना जी, एम, ये चारों तरफ घूमता है, यानी ग्रह की परिक्रमा कौन करता है, उपग्रह करता है। और ग्रह जो है किसकी परिक्रमा करते हैं, सूरज की परिक्रमा करते हैं। तो ये मून जो है ना कभी कभी ऐसे घूमते घूमते क्या होता है कि मान के चलो ये मून जो है आज यहाँ पे है, कल यहाँ पे, कल यहाँ पे, ऐसे घूमते घूमते क्या होगा, एक दिन कभी कभी यहाँ पे आ जाता है मून। जब ये मून जो है सूरज के एकदम बीच बीच में आ गया, आगे कि नहीं गया, अब ये सूरज की रोशनी जो है पृथ्वी पर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। अब कुछ कुछ बच्चे कहेंगे कि मून जो है छोटा है तो सूरज की रोशनी आता कहीं नहीं है। मान के चलो कैमरा यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, ये चीज़ है, मान के चलो कि यहाँ पर हम दिख जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर ऐसे करेंगे, सिर्फ एक फिंगर या एक ये मार्कर ला दिए, दिखा नहीं ना दिखा, तो मून जो है ना सूरज, ये पृथ्वी के बहुत नज़दीक है, समझ ना। तो नज़दीक होने के कारण क्या होता है कि पूरी तरह से ये सूरज को ढक लेता है। थोड़ा थोड़ा दिखता है सूरज, रिंग की तरह कभी कभी दिखता है। ये क्या होगा ना कि ऐसे ऐसे छोटा सा, ऐसे सूरज ऊपर में है, ये ऐसे दिखेगा सनलाइट हम लोगों को, ऐसे ऊपर दिखेगा, ऐसे खाली ऐसे पतला सा यही लाइन दिखेगा, यही यही दिखेगा। तो उसको कभी कभी बोलते हैं रिंग, रिंग बनना, रिंग मतलब अंगूठी बनना, वो चीज़ अलग है, बस इसको समझो, उतना डिटेल में मत जाओ, कभी कभी फ्लो फ्लो में डिटेल में चले जाते हैं। अब समझो मून को समझो, मून अगर बीच में आ जाता है, जब यानी मून जब बीच में आ गया तो क्या हो जाता है, ये सूरज और पृथ्वी के बीच में मून आ जा रहा है तो क्या हो जाएगा, तो सूरज की जो रोशनी है पृथ्वी तक पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, गलत। यानी किसको, तो पृथ्वी ग्रहण लगे, लेकिन पृथ्वी ग्रहण कहीं लिख नहीं किया है, ये क्या सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, सिंपल भाषा में समझो। तो किसको ग्रहण लग रहा है, सूरज ग्रहण लग जा रहा है, यानी सूरज को आना था पृथ्वी तक, और आने में कितना समय लग रहा था, इसको कमेंट करके जरा बता दीजिएगा, अभी जस्ट बताया, ठीक है। तो सूरज को आने में समय सॉरी, सूरज को आना कहाँ था, सूरज की रोशनी को पृथ्वी में, लेकिन आ नहीं रहा का है, तो बीच में एक सूरज खड़िया गया है, ये कौन आकर टेकानी लगा दिया है, ये हम लोग का ये मून, चंद्रमा, वरना ये आके बीच में डिस्टर्ब कर दिया। तो कौन सा ग्रहण लग गया, सूर्य ग्रहण लग गया। मजे मजे में इसको याद कर जाओ, कौन सा ग्रहण लग गया, सूर्य ग्रहण लग गया। सूरज जो है यहाँ तक नहीं पहुंच रहा, समझ रहे ना। लेकिन एक और बात समझो, अब ये जो मून जो है, ठीक है, ये यहाँ था और घूमते 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 अब आ गया मून यहाँ,
अब आ गया मून यहाँ, आगे कि नहीं जी? अब हम लोग को सूरज की रोशनी तो टकाटक मिलेगा, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है जी? कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। लेकिन अब इसके बाद जो है मून को रोशनी मिलेगा, नहीं मिलेगा जी। मिलेगा सूरज की रोशनी? नहीं मिलेगा। क्या है? बीच में आ गया पृथ्वी। सूरज की रोशनी हेकरो चाहिए था, एकरो चाहिए था, यानी अर्थ भी लेता है, मून भी लेता है, सारे ग्रह लेते हैं, जिसके रोशनी है हर जगह तो देवे करेगा। लेकिन कभी ऐसा कंडीशन होता है जब जो है मंगल जो बार बार मंगल कहाँ से आएगा यार, हम ये मून मून लिखो यार इसको, मून, ठीक है। मून जो है यहाँ आ जाता है, यानी पृथ्वी के ऑपोजिट साइड में रहता है। तो होता क्या है कि सूरज की रोशनी ये मून तक पहुंच रहा है जी, नहीं पहुंचेगा, ऐसे तिरछे थोड़े भाग जाएगा, सीधे ही जाता है। प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है कि नहीं करती है? यूँ याद रखना, प्रकाश जो है सीधी रेखा में जाता है, ऐसे मुड़ उड़ के नहीं जाएगा। ये नहीं किया कहेगा ना आओ तो नहीं ला भाई आगे, ऐसे नहीं होता, ठीक है। प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। तो जो प्रकाश जो है अब सूरज की जो रोशनी है मून तक पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है। तो किसको ग्रहण लग गया? किसको ग्रहण लग गया? चंद्रमा को ग्रहण लगे कि नहीं? तो इसी को बोलते हैं चंद्र ग्रहण। क्या बोलते हैं? चंद्र ग्रहण। क्या बोलेंगे लोग? चंद्र ग्रहण, समझ रहे ना? क्या बोलेंगे लोग? चंद्र ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण समझ आया कि नहीं समझ आया बच्चों? समझ आ गया तो कमेंट करके बता दीजिएगा, नहीं समझ आएगा तब वो बताइएगा, फिर से बताएंगे। कल तो पढ़ाना है जी, आगे बहुत सारा चीज़ छूटा है, इसको बता देंगे। और बहुत सारी चीज़ें ग्लोब में देखेंगे तो आपका कटिबंध आ जाएगा, कटिबंध पढ़ेंगे लोग। फिर उसके बाद से विषुवत रेखा, काल्पनिक रेखा, वास्तविक रेखा, जो भी रेखाएं हैं, देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, जो भी है उसको समझेंगे लोग। फिर बड़ा दिन छोटा दिन क्यों होता है उसको समझेंगे लोग। बहुत सारी चीज़ें पढ़ाने के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें, महाद्वीप है, महासागर है, भारत को समझेंगे लोग, पड़ोसी देश को देखेंगे लोग, बहुत कुछ है, धीरे धीरे उसको भी समझ लिया जाएगा। यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत हुआ हो तो कमेंट कर बेझिझक पूछिए, कमेंट कीजिएगा तो बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। ज़्यादा बड़ा नोट्स भी नहीं है, हमको लग रहा है कि आपको बहुत कम है, उतना खास दिया हुआ है इतना मोटा, लेकिन इसमें आपको हमको लग रहा है 8-10 पेज ही पढ़ाना है, पढ़ जाइएगा, बेहतर तरीके से समझ जाइएगा, ठीक है। तो यहीं पे क्लास को ख़त्म करते हैं लोग, फिर दूसरी किसी क्लास में मिलेंगे लोग, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।